गुड आफ्टरनून। माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से हम अपने तमाम मेहमानों और अपने तमाम नाजरीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अकलियती हकूक और रिलीजियस फ्रीडम पर खबरें शाया करता है। उसके अलावा हम वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन पाकिस्तान। और हमारे साथ आज के मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए एक भरपूर पैनल मौजूद है जो अपने अपने हवालों से पाकिस्तान में इंसानी हकूक और इंसानी बराबरी के अमल में मसरूफ़ है। आप सब अपने अपने फील्ड्स में जाने पहचाने नाम हैं। हम आप सबके ममनून हैं कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। यकीनन आप सबकी गुफ्तगू बहुत से साथियों के लिए आज के इशू को समझने और उसको एड्रेस करने में अपना अपना किरदार अदा करने में मदद देगी। हमारे साथ फैसलाबाद से मंजूर एंथनी, इस्लामाबाद से सैयद कौसर अब्बास, लाहौर से किरण अफजाल एडवोकेट, इस्लामाबाद से वजाहत अली एडवोकेट और लाहौर से ही मुहतरमा सैयदा गुलाम फातिमा मौजूद हैं। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव है। बहुत से साथियों से फेसबुक पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी लगाएंगे। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी लाइबा ज़ैनब करेंगी। आप एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। द सेंटर फॉर एक्सीलेंस से आपने ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा आपने बहुत से इदारों के साथ एज अ रिपोर्टर काम किया है। आजकल आप सीनियर एडिटर हैं पॉलिटिकल डेस्क पर द करंट की। इसके अलावा आप मुकालमा कंसल्टिंग की भी को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी कबूल की। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू लाइबा। Thank you so much, आफ्ताब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज जो जिस इशू पे बात करने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन इटसेल्फ, क्योंकि जाहिर है जब अभी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो उसकी अपने आप में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक कि जो पैनल है हमारा आज का, वो डेफिनेटली इतना हम लोगों ने वास्ट और इतना वर्सेटाइल रखा है कि वो उस सारे टॉपिक्स को ब्रीफली हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें। हमारे साथ फैसलाबाद से मंजूर एंथनी साहब हैं, जो कि बेसिकली बहुत एक्टिव हैं, एक सोशल वर्कर हैं और बहुत उन्होंने काम किया हुआ है इस हवाले से। स्टेट एजेंट भी हैं, बट आई थिंक द बेटर इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू गो विद इज अ सोशल वर्कर। हमारे साथ इस्लामाबाद से सैयद कौसर अब्बास हैं, जिनका 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कि वो कैंपेनिंग करते रहे सिविक राइट्स को लेके, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को लेके। उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवोकेटिंग की है, एडवोकेसी की है। फिर उन्होंने सोशल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की एक जद्दोजहद में वो हमेशा सामने सामने रहे हैं। लेजिस्लेटिव गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस और सोशल डेवलपमेंट में भी उन्होंने काफ़ी अपना किरदार अदा किया है। स्पेशलाइजेशन उनकी है ह्यूमन राइट्स में और करंटली वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर हमारे साथ है किरण अफजाल साहिबा फ्रॉम लाहौर। शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक ट्रेनर हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी जो रिसर्च है वो एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, जेंडर और दीगर सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। देन वी हैव वजाहत अली एडवोकेट फ्रॉम इस्लामाबाद, लॉयर हैं, राइटर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और स्पेशल फोकस उनका है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के ऊपर। प्रीवियसली उन्होंने प्रोग्राम पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे सर्व किया एट नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और 100 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं उनकी मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सैयदा गुलाम फातिमा फ्रॉम लाहौर, जनरल सेक्रेटरी हैं बॉडी लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की, और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने काम के बेसिस पे वो जीत चुके हैं। सो आई वांट टू वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आप सबने टाइम निकाला
for this very important session. मंजूर एंथनी साहब, आपसे हम लोग सेशन का आगाज करेंगे. बॉन्डेड लेबर की जो सिचुएशन है उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से क्या रिलेशनशिप है, अगर आप ब्रीफली हमें वो बता सकें. जी, थैंक यू सो मच मैडम लाइबा. और मैं मिनॉरिटी कंसर्न ग्रुप का आफ्ताब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ. तो ऐसे फोरम जो मिनॉरिटीज और पसमानदा तबके सुन नहीं पा रहे हम मंजूर साहब को. मंजूर साहब थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोलें. हाँ जी, थैंक यू. हेलो जी. जी, अब आवाज आ रही? जी, अब बेहतर है आवाज आपकी. थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं मंजूर, अगर आप इस अपना ये जो है ना हेडफोन, ये जो है जो भी है आपकी डिवाइस, इसको डिस्कनेक्ट कर लें तो शायद बेहतर हो जाएगी आवाज. ट्राई नहीं करें. आएगी क्योंकि मेरा जो है ना मोबाइल का माइक ओके में ओके, मेरे ट्राई ख्याल इट. में वो इससे अपने फिर वो ना माइक को करीब रखें जरा प्लीज. थैंक यू, बड़ी मेहरबानी. जी. थैंक यू. जी, अब ठीक है जी, सर? प्लीज अब गो आवाज अहेड. आ रही है? जी, थैंक यू. जी जी, बिल्कुल आ अच्छा, रही. सबसे पहले मैं मैडम लाइबा आपका, क्योंकि आप होस्ट कर रही हैं, और फिर मिनॉरिटी नहीं, कंसर्न मंजूर साहब, अगेन आप जब उसे छोड़ देते हैं ना अपनी डिवाइस को, तो फिर आवाज कम हो आप नहीं जाती है. छोड़ सर, अपनी से मैं छोड़ूंगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जी जी. तो सबसे पहले मैडम लाइबा आप होस्ट कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया. फिर आफ्ताब साहब का और पूरी टीम का, और खुसूसन मिनॉरिटी कंसर्न का मैं शुक्रगुजार हूँ जो कम्युनिटी को ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो खुलकर अपनी और पसमानदा तबके की, मार्जिनलाइज तबके की, हर पिसे हुए तबके की बात कर सकें. जी. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो बाउंडेड लेबर है, बाउंडेड लेबर में दो तीन कम्युनिटीज हैं जिनमें मतलब बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं. एक तो ट्रांसजेंडर है, दूसरा भट्टा वर्कर है, और तीसरा है डोमेस्टिक वर्कर. उनमें मेल फीमेल और बच्चे भी हैं जो कि बॉन्डेड लेबर के तौर पर काम करते हैं. और उनमें ट्रैफिकिंग का आंसर भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है. जैसा कि भट्टा मजदूर हैं, तो भट्टा मजदूर क्या, इनमें के साथ क्या होता है कि ये एक भट्टा में काम करते हैं और से नस्लों से ये करते आ रहे हैं. जब ये काम करते हैं तो इनकी कुछ मुश्किलात वहाँ पे बढ़ जाती हैं. फिर ये दूसरे भट्टे मालकान से रजू करते हैं, यानी माइग्रेट भी करते हैं, और बॉन्ड भी, मजीद बॉन्ड होते हैं उनसे. वो जो दूसरा भट्टा मालिक है वो पैसे उनको पहले मालिक को देता है और अपने अंडर कर लेता है. उसके बाद जो जुल्म और सितम होता है उनके साथ वो बरकरार रहता है. इसके बाद आ जाती है हमारी डोमेस्टिक वर्किंग. डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो जो शहरों में तो बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि जो शहरों में बच्चे या औरतें या मर्द काम करते हैं वो तो शहर से ही होते हैं. लेकिन जो देहातों से आते हैं, आसपास के विलेजेस जो हैं, वहाँ से लोग उनको एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं, उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, और फिर किसी ना किसी बंगले में, किसी कोठी में, बड़ी कोठी में उनको जो है वो मुलाजिम रखवा देते हैं. और कुछ एडवांस पैसे लेकर उनके घर वालों को कुछ देते हैं और कुछ खुद खाते हैं. जैसा कि लास्ट ईयर केस हुआ था कि एक जज साहब के घर में एक बच्ची काम करती थी, उस पर इतना तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद हुआ कि वो मर गई. उसके बाद जो केस चला वो बस ऐसे ही चला. ये बॉन्डेड लेबर जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा है. तो आगे है ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर का ये होता है कि उनको घर वाले भी नहीं पूछते और माशरा भी उन्हें कोई इतनी इज्जत नहीं देता. तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना बसेरा करने के लिए उनके गुरु होते हैं, वो गुरु के पास चले जाते हैं. तो गुरु लोग, उनकी ये तीन उनके काम की तीन का इकसाम है. एक तो वो गुरु लोग उनको सेक्स वर्कर बना देते हैं. सेकंडली वो डांस पार्टियों में जाते हैं, उन्हें डांस के लिए भेजते हैं. तीसरा उनको बैगर बना देते हैं. और इनका तरीकाकार ये है कि गुरु लोग जो वो इकट्ठा करके ले मांग के लाते हैं या डांस पार्टी से लाते हैं,
या वो बतौर सेक्स वर्कर काम करके लाते हैं, उनके पास रहता है। और गुरु भी ऐसे ही करते हैं, जब तक वो लाते हैं तो उनके साथ रहते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, और जब वो पैसे लाना बंद कर देते हैं देन उनके साथ जो बर्ताव है ना, मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उकताए हुए किसी दूसरे गुरु से राब्ता करते हैं। दूसरा गुरु, जो पहला गुरु है, वो उनकी कोई रकम जो है ना 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और इससे भी ज्यादा, वो डिसाइड करता है कि आप मुझे इतने दोगे तो आप कहीं जा सकते हो। फिर वो दूसरा गुरु जिसके पास जाना होता है, वो उनको उस पहले गुरु को पैसे दे के, उतनी रकम पैसे दे के, तो उसको अपने पास बाउंड करके रख लेता है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है और बाउंड लेबर भी। और इसके अलावा हम देख ले गवर्नमेंट के अदारों की तरफ, तो गवर्नमेंट के अदारों की तरफ जब कोई वर्कर, जैसे कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर हैं, और ये जब आवाज उठाते हैं तो इनको तरह तरह की धमकियां मिलती हैं, और ये डेली वेजेस पे होते हैं। कंपनी क्या करती है कि 3 माह बाद इनको, स्वीपर लोग हैं उनको तनख्वाह देती है, और 3 माह के बाद भी बाज दफ़ा अक्सर हम अपने ईस्टर और क्रिसमस पे एहतजाज भी करते हैं, बड़ी एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। और कई दफ़ा 4-4 माह, 5-5 माह बाद सैलरी मिलती है। और जो भी वर्कर आवाज़ बुलंद करता है तो उसको धमकियां देते हैं कि हम नौकरी से निकाल देंगे, ये वो। उनकी मजबूरियों ने उनको बाउंड किया हुआ है कि वो वहाँ एज बाउंडेड लेबर जो है वो काम करते हैं। जी सर। इवन हम लोगों ने आई थिंक इस ईस्टर में भी देखा, फैसलाबाद में काफी ज्यादा एहतजाज भी हुए, और अनफॉर्चुनेटली सैलरीज पे भी उन्हें टाइमली नहीं दी गई। जी जी। कौस साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में मेन रीजंस क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इन पाकिस्तान? आपको 17 years हो गए, यू हैव बीन इन दिस फील्ड, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेन रीजंस व्हाई वी आर अनएबल टू कम्बैट इट सो फार? एक्चुअली जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी लाइबा, एंड थैंक यू आफ्ताब साहब फॉर होस्टिंग दिस इवेंट। और बेसिकली देखें, ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है वो पाकिस्तान में डेफिनेटली आज से नहीं हो रहा, बल्कि सदियों से, मतलब दिहाइयों से ये सारा इशू जो है वो चल रहा है। लेकिन अब ये है कि इसके ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गई है, इसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई है। इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? आपके बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरी मुशक्कत जिसे आप कहते हैं, ठीक है, या कंपेल्ड लेबर जिसे आप कहते हैं। उसके बाद है आपकी सेक्स वर्क, यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसके अंदर होती है। वो आपकी जितनी भी प्रोस्टिट्यूशन है, जितनी आपके ये मसाज सेंटर्स के अंदर और इस तरह की प्लेसेस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे ट्रैफिक जो है वो लोग होते हैं। इसी तरह उसके साथ साथ जो है वो आपकी जो बैगरी है, इसी तरह आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग है, आपकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, क्योंकि बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो अभी बात नहीं हो रही। रीजन क्या है, क्यों होती है? कि देखें, सबसे मेन चीज तो ये है इसमें कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये एक जुर्म है। हम जब लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम करना हमने शुरू किया, या स्टिल अब हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों पे जब हम जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो इट्स नॉट अ ट्रैफिकिंग, ये तो एक कॉमन क्राइम है, ठीक है, जो क्या करें, गुर्बत है ना, ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो मतलब देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर के जो इसको किसी भी तरीके से जो है ना वो कवर करती हो कि यार आप बॉन्डेड लेबर करवाएं, या आप ट्रैफिक करें, या एक्सप्लॉयटेशन करें। अब इशू ये है कि लोगों की इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि लोग समझते हैं कि ट्रैफिकिंग वो है कि जो पाकिस्तान से के मुल्क से, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करवा के किसी और मुल्क में जब लोगों को लेके जाया जाता है तो वो ट्रैफिकिंग है। जबकि ये बिल्कुल ही गलत एक कॉन्सेप्ट है। उसका मैं जस्ट फॉर द पब्लिक अवेयरनेस एक दो लाइनों में, जस्ट एक दो जुमलों में मैं बताना चाहूंगा कि ट्रैफिकिंग बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन है। वो एक्सप्लॉयटेशन ये है कि जहां पर आपकी मर्जी खत्म हो जाए और कोई और शख्स आपकी मर्जी को जो है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा हो। वो बॉन्डेड लेबर हो सकती है, वो आपकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, वो आपकी बेगरी हो सकती है, वो एनी एक्सप्लॉयटेशन जो उसके अंदर शामिल है, वो सारी चीजें उसके हो सकती हैं। अब दूसरी बात है स्मगलिंग क्या होती है। जो जो क्रॉस बॉर्डर है, दैट इज अ, इट्स नॉट अ ट्रैफिकिंग, इट्स अ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। अगर वो इलीगल तरीके से पाकिस्तानी बॉर्डर से किसी भी शहरी को क्रॉस करके जा रहा है, तो वो रेट ऑफ स्टेट को चैलेंज कर रहा है, यानी कि सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को चैलेंज कर रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की जो स्टेट है वो मेरी ऑनर है,
ठीक है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर मुझे कोई इलीगल तरीके से इस मुल्क का बॉर्डर क्रॉस कराता है तो दैट पर्सन इज बेसिकली चैलेंजिंग द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वो अगर इलीगल तरीके से उस मुझे किसी और मुल्क में लेके जा रहा है, वो अ, है, जुर्म है, लेकिन स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग नहीं है। अगर मुझे वहां पहुंचा कर आजाद छोड़ दिया जाता है तो वो मेरी स्मगलिंग हुई, ट्रैफिकिंग नहीं हुई। अगर वहां जाकर मुझे किसी के हवाले कर दिया जाता है और या मुझे किसी सेक्स वर्क में लगा दिया जाता है या मुझे बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है किसी फैक्ट्री में और ये मुझे डराया धमकाया जाता है कि देखें आप परदेसी हैं, इस मुल्क के कानून ये है वो है, आपको कोई पकड़ लेगा, कोई जेल में डाल देगा, कोई इस तरह कर देगा, तो मैं बाउंड हो जाता हूँ किसी भी जगह पे। जो मुझे वेजेस पूरी नहीं दी जाती, मुझे इंडिपेंडेंस नहीं है, तो वो स्मगलिंग ट्रैफिकिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। यानी कि जहां पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुई वहां पे आपकी ट्रैफिकिंग शुरू हो गई। अब रीजन ये है कि देखिए सबसे मेन चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी तक अवेयरनेस नहीं है। इवन लॉ एनफोर्समेंट को इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है, जुडिशरी को अवेयरनेस नहीं है, आपकी प्रोसिक्यूटर्स को अवेयरनेस नहीं है, आपके हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको नहीं पता इन सारी चीजों के ऊपर, पब्लिक को नहीं पता। यूथ आपकी सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जो 60% से ज्यादा है इस मुल्क की, कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब जाके कोई भी उनको ट्रैप करता है और कहता है, किसी स्पेशली रूरल एरिया में जाके कहता है कि आए मैं आपको फलानी जगह पे जॉब देता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मतलब बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक वाकया हुआ, आपको याद होगा पिछले दिनों में, लोग उसको पता नहीं क्या क्या रंग दे रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था दिस इज प्योरली ट्रैफिकिंग केस। क्या हुआ, वीडियो बनाएगी लड़कियों की, उनको ब्लैकमेल किया गया, ब्लैकमेल करने के बाद उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनको डांस पार्टीज में लेके जाया गया, उनको ड्रग्स के ऊपर लगाया गया। ये सारी की सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली स्टार्ट हुई कि उनको एक जो सीसीटीवी कैमरास थे, सिक्योरिटी इंचार्ज ने उसके जरिए उसको ट्रैप करने की कोशिश की और उन लड़कियों को जो है उनसे उनको उसका पार्ट बना दिया उस सारी एक्सप्लॉयटेशन का। तो अब इस तरह के जितने भी वाकयात हो रहे हैं जहां भी किसी भी जगह के ऊपर, हम उसको उस एंगल से असल में देखते नहीं है। जबकि उस केस का क्या हुआ, 5500 बच्चियों की बात हो रही थी, लोगों की जो पहले ही पाकिस्तान में खवातीन की एजुकेशन के बड़े मसाइल हैं, और इस तरह के जब केसेस आ रहे होंगे तो पेरेंट्स को कैसे ट्रस्ट होगा। और इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनके बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट। यानी कि अगर उन बच्चों को पेरेंट्स ने इतना कॉन्फिडेंस दिया होता और अगर किसी सिक्योरिटी इंचार्ज ने वो इस तरह उनको ट्रैप किया होता, तो वो जाके वालदेन से बात करती ना कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है, और मुझे नहीं, सिक्योरिटी आई इंचार्ज थिंक कौसर साहब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि एक तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना ब्रीफ टाइम में हमें समझाया कि ट्रैफिकिंग में और स्मगलिंग में डिफरेंस क्या है, बट ऑल्सो आई थिंक ये तो एक सोसाइटल लेवल पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जब तक वो ट्रस्ट लेवल नहीं आएगा, जब तक ये एक एतबार नहीं होगा कि आप जाके अपने घर बता सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, तब तक तो बहुत मुश्किल है कि इन सब चीजों से लोग बच सके। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे माइनॉरिटी कंसर्न ने ये पूरा पैनल ऑर्गेनाइज किया, तो आई थिंक हमारे यूथ के लोग सोशल मीडिया पे इसको देख रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो ये इस तरह की चीजें आई थिंक हेल्प करेंगी। बट देन वंस अगेन आई एग्री टू यू वेयर वी आर सेइंग कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इतना उससे अभी तक खुद भी उन्हें नहीं पता, तो वो बच्चों को क्या बताएंगे। हैविंग सेड दैट, किरण आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम बॉन्डेड लेबर की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, तो स्पेशली अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, उसमें व्हाट इज द प्लाइट ऑफ दिस बॉन्डेड लेबर जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम उनकी सिचुएशन की बात करें तो वो इस सिचुएशन में क्यों है? थैंक यू सो मच, माइनॉरिटी कंसर्न के प्लेटफॉर्म से आपने मुझे इनवाइट किया वंस अगेन। आफ्ताब साहब आपका शुक्रिया, और लाइबा आपका। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पे आई वाज वंडरिंग कि पहले हमने बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस में ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स की बात नहीं की। और जैसे कौसर कह रहे थे कि नाउ इज़ द टाइम जब लोग इस पे बात करना कर रहे हैं। सो क्रिश्चियन कम्युनिटी में होना ही एक मार्जिनलाइजेशन है इटसेल्फ, उसके अंदर फिर खवातीन और बच्चों का होना डबल जेपर्डी आ जाती है, आपकी डबल मार्जिनलाइजेशन आ जाती है। सो इसमें एस्पेक्ट हमें ये देखना पड़ेगा। ओवरऑल सिचुएशन पे काफी बात हो गई, मैं स्पेसिफिक रहूंगी, फोकस के साथ बात करूंगी कि क्रिश्चियंस में अभी देखने की जरूरत है कि जो तालीम का कम होना जो है, फिर जो मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयमेंट है अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि सैलॉन्स में काम करना,
मसाज पार्लर्स में काम करना, और फिर उसके साथ साथ जो जिस तरह से आपने कहा कि एग्रीकल्चर लेबर में, खासतौर पे जब अब हम सूबा सिंध की बात करते हैं, अभी रिसेंटली आई हैव बीन कलेक्टिंग डेटा फॉर एन ILO स्टडी, और उसमें सिंध और पंजाब की जो एग्रीकल्चर लेबर है उनसे बात करने का मौका मिला। सो आई वाज सरप्राइज टू सी कि अगर मैं मुझे 18-19 साल हो गए हैं इस शोबे में, और पिछले 18-19 साल में जब देखें कि खेत मजदूर या एग्रीकल्चर लेबर की जो सिचुएशन थी अब भी वही है, दे डू नॉट रिकग्नाइज इट एज देयर इशू अभी भी। So the study was actually focusing on gender based discrimination with cotton sector, but it was touching upon all the issues जो underlined होते हैं। सो मुशाहिदे में ये है कि जब भी एग्रीकल्चर लेबर या बॉन्डेड लेबर, जो कि ज्यादातर ब्रिकलैंड वर्कर्स होते हैं, बट देन इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, तो पाकिस्तान में ज्यादा हिंदू कम्युनिटी जो है वो मुतासर होती है। एंड देन पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि एक बहुत बड़ी जो है वो हवा आई थी कि चाइनीज जो नेशनल्स हैं दे कम टू पाकिस्तान और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ शादी करते हैं, एंड देन दे take them to the other वो उसमें मुख्तलिफ प्रोफेशंस में जाकर शादी के बहाने ले जाते हैं, देन उनको ट्रैफिकिंग के अंदर एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में वो धकेल देते हैं। सो उसके अवामिल बहुत सारे हैं, उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। फॉर इंस्टेंस, पॉवर्टी इज द मेन सोर्स किसी भी कम्युनिटी के हवाले से। जब भी वो किसी लेबर के काम में इन्वॉल्व होते हैं एंड देन अगर उनकी लाइफ, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी थ्रेटन्ड होती है, सो ऑफ कोर्स वो किसी ना किसी चीज को स्टेक पे लगा कर काम कर रहे हैं। खासतौर पे जो लो कास्ट कम्युनिटीज हैं इन सिंध, वो एग्रीकल्चर लेबर के तौर पर वो एक्सप्लॉइट होते हैं। वो अपने अपने इलाके को छोड़ के सीजन लेबर के तौर पर वो दूसरे इलाकों में जाते हैं, एंड देन वहां पर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होती है, अगवा हो जाते हैं। एंड देन एक एस्पेक्ट ये है, एंड देन अनदर एस्पेक्ट इज जो अपनी इज्जत और हुर्मत के नाम पर, और क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को कन्वर्ट करना, उसको उसको एबडक्ट करना और उसको इस तरह के किसी काम में ले जाना, हम एक एज ए रिवेंज इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत से कन्वर्जन और उसके मामला जो है वो अब उन पे बात की जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, एडवोकेसी के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। सो वी नीड टू सी के किस तरह से ये तमाम अंडरलाइंड इफेक्ट्स हैं और जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से लोगों को मजीद धकेल रहे हैं। मेरे से बात कुछ कुछ अरसे पहले कुछ यंग लड़कियों से बात करने का मौका मिला फॉर अ रिसर्च अगेन। सो वो सैलून में काम करने वाली बच्चियां थी, एंड दे वर सेइंग कि वो मुझे मुझे ये देखने का मौका मिला कि वो किस तरह से बच्चियां दूसरी अक़वाम में इंटरेस्टेड होती हैं, एंड देन उनके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, एंड देन हम उसको बाद में किसी ना किसी और सूरत में देखते हैं। वो दूसरे ममालिक में चली जाती हैं और वो जाकर किसी ना किसी और जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामलात में पड़ जाती हैं। सो ये सारी चीजें, इसकी रूट कॉज जो है वो क्या है? क्या वो पेरेंट्स जो हैं उनकी लाइल्मी है? क्या सिर्फ पॉवर्टी है? या हमारी अपनी कम्युनिटीज में, विद इन आवर कम्युनिटीज, क्या हमारे बच्चों को ये ट्रस्ट नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो है किसी अच्छी जगह पर हमारा जो है वो जोड़ बांधेंगे? इसी तरह से जो है वो नाबालिग बच्चियां और बच्चे जो हैं जो अकम्पनी करते हैं अपने पेरेंट्स को इन एग्रीकल्चर लेबर एंड ब्रिकलैंड लेबर के तौर पर, उनमें भी ये सब चीजें हैं कि उनकी अबडक्शन एंड देन उनकी ट्रैफिकिंग जो है, उनको मुख्तलिफ सूबा चेंज कर देना। सो इट इज नॉट ओनली, जैसे कौसर कह रहे थे कि इट इज नॉट ओनली के पाकिस्तान से बाहर ही ले जाकर ही किया जाए, विद इन पाकिस्तान भी। सो अगेन द इशू इज we are not considering it as alarming as it is in terms of आप बात कर लें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सो हमने अभी तक इसके ऊपर ना हमने प्रोसिक्यूशन उस तरह से रियल मैनर में शुरू की है, ना हमने इस पे कन्विक्शंस देखी हैं। 2018 का कानून है, उस पे अमलदारी किस तरह से है? हमने जो है वो यूएन के जो है वो प्रोटोकॉल को एक्सीड किया हुआ है, हमने उसके ऊपर किस तरह से अमलदारी की है? हम ये देखें कि
इंटरनेशनल एजेंसीज के होते हुए, ILO, यूनिसेफ, UN विमेन और बहुत से ऐसे UN के इदारे हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके होते हुए भी हम इस पे बात नहीं करते। हम सिर्फ चाइल्ड लेबर पे बात करते हैं, हम सिर्फ जो है वो औरतों के हकूक के बारे में बात करते हैं, हम इंडस्ट्री लेबर के बारे में बात करते हैं, बट एग्रीकल्चर लेबर और ब्रिकलेन वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, उनके साथ जब वो मार्केट को फेस करती हैं, जब वो दुनिया को फेस करती हैं, तब उनके साथ क्या होता है, हम इस पे बात नहीं करते। सो अगेन इट I इज एन think, इनफॉर्मल Kiran, सेक्टर और इस पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आई एग्री, एंड आई थिंक इसके सबसे बड़ी रीजन जो आपने और कौसर ने मिलके हाईलाइट किया है वो तो ऑफ कोर्स ये है कि हम लोग अभी तक जब भी ट्रैफिकिंग की बात कर रहे होते हैं तो हर किसी के दिमाग में एक जनरल परसेप्शन यही होती है कि ये सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो इस मुल्क से बाहर जिन्हें लेके जाते हैं या जिन्हें सेक्स True. वर्क कराया जाता है जबरदस्ती वहां ले जाके, उसके अलावा नहीं है। बट बजाज साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी थोड़ा सा, अगर आप हाईलाइट कर सकें। ऑफ कोर्स हम बॉर्डर लेबर और उसकी कनेक्शन विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो डिस्कस कर ही रहे हैं, बट इफ वी कैन ऑल्सो हाईलाइट अ बिट अबाउट जो हम फोर्स्ड कन्वर्जन्स देख रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में, इज दैट एनीवे कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस, और उसको हम कहाँ पे, वेयर डज दैट लाई इन ऑल ऑफ दिस जब हम ट्रैफिकिंग की बात करें? वजाद साहब, इफ यू आर हियर। वजाहत अली साहब, यस सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, thank you very much for inviting me as a panelist. फोर्स कन्वर्जन जो है ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके ऊपर पाकिस्तान में कोई लेजिस्लेशन नहीं है। और फोर्स कन्वर्जन कैसे होती है कि आप किसी लड़की को या किसी औरत को अबडक्ट करके, किडनैप करके और जबरदस्ती उससे जो है वो जो है उससे शादी कर लें। और उसमें जो है अंडर एज लड़कियां जो है, अगर आप किसी अंडर एज लड़की के साथ जो है जबरदस्ती उसको अगवा करते हैं और उसको फिर थ्रेट करके जो है आप उसको कहते हैं कि आप तुम इस्लाम के रिलीजन में कन्वर्ट हो और फिर उससे आप जबरदस्ती शादी करें, तो इस सूरत में जो है ये ट्रैफिकिंग जो है उसके साथ होगी। लेकिन एक औरत अगर वो अपनी विल के साथ जो है किसी के साथ वो शादी कर लेती है, तो इन दैट केस दैट वुड नॉट बी द ट्रैफिकिंग। तो लेकिन उसमें अगर जो है वो बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उस सूरत में जो है दैट मैरिज वुड बी इलीगल, तो उसमें ट्रैफिकिंग का जो है वो थोड़ा सा आंसर आएगा। और लेकिन दुनिया भर में जो है ट्रैफिकिंग जो है बहुत सारे तरीकों से होती है, जिसमें जो है वो जबरी मजदूरी है, घरेलू मजदूरी है, गदागरी है, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन है, फोर्स मैरिज है, इलीगल चाइल्ड अडॉप्शन है, केमिकल जोकी स्पोर्ट है, ड्रग सेलिंग है, ड्रग एडिक्शन है, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ पोर्नोग्राफी है, या जो है इलीगल रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन और उनकी ट्रांसपोर्टेशन है। और इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग, जैसा कि कौसर साहब ने कहा है, उसके थ्रू भी जो है वो ट्रैफिकिंग हो सकती है। कि इंसानी स्मगलिंग में इसमें दोनों पार्टी जो है वो अपनी विल के साथ जो है वो उस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन केस के वो दूसरे मुल्क में जाके उसको अगर एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके साथ, तो ट्रैफिकिंग का आंसर भी जो है वो उसमें शामिल होता है। और उसके अलावा आतशी असला, कुदरती वसाइल, जंगली हयात, लकड़ी व कल्चरल प्रॉपर्टी की गैर कानूनी मुंतकिली और खरीदो फरोख्त जो है, ये भी ट्रैफिकिंग की जो है वो इसके थ्रू भी ट्रैफिकिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना पसंद करूंगा कि जो हमारा लॉ है पाकिस्तान का, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है, वो सिर्फ दो तरीकों से जो है वो ट्रैफिकिंग अलाउ करता है पाकिस्तान में, जिसमें जो है एक बॉन्डेड लेबर है, कंपेयर्ड लेबर और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये दो तरीके हैं। तो आप उसके अलावा जितने मर्जी तरीके, फोर्स कन्वर्जन हो या चाइल्ड मैरिजेस हो या इलीगल अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड हो, वो जो है उस पर टिप एक्ट नहीं लगेगा। उस पे जो है नॉर्मल पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन लगेंगे।
और फोर्स कन्वर्जन के, क्योंकि आपने मुझे फोर्स कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल पूछा था, इसके सबसे ज्यादा केसेस जो है वो सिंध प्रोविंस से जो है वो रिपोर्ट होते हैं। और जिसमें अभी लास्ट जो चाइल्ड मैरिज के केसेस रिपोर्ट हुए वो सबसे ज्यादा जो है वो सिंध प्रोविंस से जो है वो रिपोर्ट हुए थे। और हमारे लॉ में बॉन्डेड लेबर के ऊपर जो है काफी डिस्कशन हुई है आगे, और इसमें जो है ज़राअत में और जो है बट्टा प्रेमिसेस के ऊपर जो है वो बॉन्डेड लेबर होती है। और ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में पाकिस्तान 167 मुल्कों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। और बॉन्डेड लेबर में जो 70% से जायद ओवरऑल जो पॉपुलेशन होती है बॉन्डेड लेबरर्स की, उसमें 70% से जायद वो लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं। तो बॉन्डेड लेबर का सबसे ज्यादा शिकार जो है वो 18 साल से कम उम्र जो है वो बच्चे होते हैं। और बॉन्डेड लेबर बेसिकली होती क्या है कि एक पेशगी रकम जो है वो जो एम्प्लॉयर होता है या ओनर होता है वो मजदूर को देता है लोन की मद में, और फिर उसको उस लोन की के थ्रू जो है वो एक्सप्लॉइट करता है लेबर में। उससे जो है वो कम पैसों में लेबर लेता है और जो पेशगी दी होती है वो कुछ पैसे उसमें से काट लेता है, और बाकी जो है जो उसको जो उसकी वेजेस बनती है वो पूरी नहीं देता। और इस तरह वो जो लोन का सिलसिला है वो उसकी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो जाता है। तो एक फैमिली की जो है वो आने वाली कई नस्लें जो है वो डेट बॉन्डेज का जो है वो शिकार हो जाती है। पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 ईंटों के भट्टे हैं, जिनमें 4.5 मिलियन से ज्यादा जो है वो लोग इन भट्टों पे काम करते हैं। और औसतन एक मजदूर को 1,000 ईंटें बनाने के 960 रुपए दिए जाते हैं, जो कि फी ईंट 1 रुपए से भी कम है। मजदूरों को उनके काम की आधी रकम दी जाती है और बाकी रकम मालिक की जानिब से वाजिबुल अदा होती है, जो कि जो पेशगी कर्ज उसने उसको दिया होता है डेट की मद में, वो उसमें से वो मिन्हा हो जाती है। तो इस आई तरह थिंक वो मुजाज साहब क्योंकि इसमें एक और चीज ये भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि ये बेसिकली एक बंदा या एक फैमिली मेंबर ये लोन ले रहा है और उसके बाद उसकी जनरेशन उस लोन को पे ऑफ करें, तो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड के हाउ दिस इज कनेक्टेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हाईलाइट दिस। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज की तरफ जो है ना अब हमारी थोड़ी सी डिस्कशन को लेके जाना चाहती हूँ, बिकॉज हमारे साथ गुलाम फातिमा साहब हैं, साहिबा है। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो चैलेंजेस क्या है। हम सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो बात कर रहे हैं, बट अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए काम कर रहा है, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने अब तक इनकाउंटर किए हैं, और फिर ताकि हम उस डिस्कशन को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाना शुरू करें कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि आपने चैलेंजेस क्या अब तक देखे हैं कि अगर कोई बंदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करे तो क्या चीजें वो फेस करे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं माइनॉरिटी कंसर्न को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज इस ऐसे एक सेंसिटिव इशू पे डिस्कशन रखी है जो कि बहुत ही हसास है। और ट्रैफिकिंग इन पर्सन में जो दो बड़े सेक्टर हैं, बल्कि तीसरा सेक्टर अब ये जो घरों में काम करने वाली खवातीन है और बच्चे बच्चियां हैं वो है, तो उसमें जो 70% जो दो बड़े सेक्टर है एग्रीकल्चर और ब्रिकलैंड्स, उसमें 70% जो है वो मैं तो नहीं कहती, बहरहाल मुझे माइनॉरिटी कहना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वो क्रिश्चियन जो है वो है, वर्कर्स जो है वो क्रिश्चियंस है 70%। अच्छा, अब ये है कि हमने 2016 में एक बच्ची जो है वो डिस्ट्रिक्ट कसूर से भाईपेरू से वो जो है वो ट्रैफिक करवाई गई। उसको इस बहाने कि ये आप अपनी बेटी को भेज दें किसी घर में काम करने के लिए, आपको 10,000 रुपया महीना मिलेगा। और उस बच्ची को वहां से ले जाकर तो कहीं वो चाइनीज कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि लड़कियों को वहां ले जाते थे शादियां करके, वो उनके साथ उनको शामिल करवा दिया गया। अच्छा, हमने हाई कोर्ट में सारी उसकी लीगल
सारी उसके लिए रिकवरी के लिए सारी हम अपनी जो है ना वो हाथ पांव मारते रहे, हम एफर्ट्स करते रहे, लेकिन हमें कहीं पर कोई पता नहीं चल रहा था, कामयाबी नहीं मिल रही थी कि हमने जाना किस तरफ है, क्योंकि कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी पुलिस इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बहुत सिंपल सा कहते थे कि जी ये बच्ची जो है खुद कहीं चली गई है। हम ये कहते थे कि 11 साल की बच्ची खुद नहीं जा सकती। उसकी एग्जैक्ट जो एज थी, जो हमारे पास उसका एक बपतिस्मा जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर जो एज थी वो 11 साल की थी, और बपतिस्मा को कोई जो है ना वो झुटला नहीं सकता था। ये हमारा एक जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी हमारे पास। तो उस बच्ची को फिर कुछ अरसे के लिए ले जाया गया डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर। वहां पर उसको रख के कुछ अरसा, कोई 2-3 महीने, तो वहां से उन्होंने फिर 2 बच्चियों को, और ये केस रजिस्टर्ड है, FIR रजिस्टर्ड है, ये मैं वो बात कर रही हूँ। जब उनको वहां से वो उस बच्ची की मदद से ले गए, तो उस बच्ची की जो बड़ी बहन थी उसको उन्होंने बताया, उसने एक दिन इतला दी कि मैं चाइना में हूँ और मैंने शादी कर, और वहां पर वो सेक्स वर्कर के तौर पे आज भी मौजूद है। मगर हमारी कोई, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि इसके लिए कोई इस तरह की लेजिस्लेशन या हमारे जो इंसाफ फराहम करने वाले जो अदारे हैं, जो लीगल फोरम्स हैं, वो अभी तक इस पे कन्विंस ही नहीं हुए। वो सिंपल ये कह देते हैं, वो कन्विलियन मैरिज हो, वो जबरदस्ती की शादी हो, या वो इस तरह जो है वो ट्रैफिकिंग हो, वो उसको सिंपल कह देते हैं जी लड़की अपनी मर्जी से चली गई और उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब ये जो 2 बड़े सेक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, 4.5 मिलियन से ज्यादा बॉन्डेड लेबर है सिर्फ एक इंडस्ट्री में। मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं करती, क्योंकि एग्रीकल्चर किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर नहीं है, और जो ब्रिकलेन है वो एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड है, और इंडस्ट्री एक्ट के तहत ही सारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और सारा एक वो होना चाहिए, जो कि नजर नहीं आता। वो भी हमें बिल्कुल इनफॉर्मल उसी तरह नजर आता है जिस तरह के एग्रीकल्चर का सेक्टर है। तो वहां से इन बच्चियों को जबरदस्ती की शादी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, तो भट्टा मजदूर की बच्चियों की मिलेगी, और हमने बहुत सारे केसेस को हैंडल किया। आपको जबरदस्ती की शादी मिलेगी तो वो एग्रीकल्चर वर्कर की बच्चियों को उनके साथ मिलेगी। इवन के हमारे बहुत सारे ऐसे भट्टा जात हैं जिनका नाम मदीना ब्रिक्स है, मक्का ब्रिक्स है ये, और वो बड़ा फखर समझते हैं कि हम यहाँ से बच्ची को मुसलमान करके किसी मुसलमान लड़के के साथ भगा के उसको कहीं किसी दूसरे सूबे में भेज देंगे, तो ये हम एक बहुत बड़ी नेकी करेंगे और ये हमारी इबादत होगी। और उसमें वो फिर किसी किस्म की मदद और सपोर्ट नहीं मिलती जिनकी बच्ची के साथ इस तरह ट्रैफिकिंग होती है, या जिनको इस तरह जो जबरदस्ती की शादी है वो करवा दी जाती है, तो उनको बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिलती। और सारे के सारे ही अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के जितने भी एक्टर्स हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये एक अच्छा काम हुआ है, हमने इनको कर लिया है मुसलमान, और ये बहुत बड़ी इबादत है और इसको हमें बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। तो ये मजहब की बुनियाद पे एक बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन भी है। यहाँ पर एक और बात करती चलूं कि जब भी भट्टा मजदूर जो है वो जाकर कहीं पर पनाह लेगा सेफ हेवन के तौर पे, तो उसको ट्रैप करके वहां से ले जाया जाता है एग्रीकल्चर के लैंडलॉर्ड के पास, और वहां से जब उसको उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो वहां से भाग कर जाएगा भट्टा। ये 2 ही जगह है उसके लिए, क्योंकि उसकी तीसरी कोई और एक्सपर्टी नहीं है, उसने कोई और काम उसको आता ही नहीं है। एग्रीकल्चर वर्कर ईंट भी बना लेगा और ब्रिकलेन वर्कर जो है वो एग्रीकल्चर का भी काम कर लेगा। हमारे यहाँ पर इस वक्त जो वे फॉरवर्ड की बात है, आपने बड़ी अच्छी की कि हम इसको सोल्यूशन के तौर पे कैसे लेके जाएं। तो सोल्यूशन इसका इस तरह से हो सकता है कि हमारे कोई डाटा ही नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं, ये तो बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की एक रिसर्च है जिसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ कि 70% वहां पर क्रिश्चियंस है और दलित है। तो वो एक दलित विमेन है या क्रिश्चियन है, उनको जो है अगर उनके पास कोई तीसरा बचता था तो वो था कि वो घरों में अपने बच्चों को भेज दे। अब घरों में जब डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे वो काम करने गए
तो वहां से भी उनकी ट्रैफिकिंग हुई और वहां भी आपने देखा कि उनकी किस तरह की, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन और किस किस्म की वो चीजें। तो माइग्रेंट वर्कर्स बने फिर वो, और गल्फ में उनको भेजा गया। ये केसेस मौजूद है, अभी भी पेंडिंग है कुछ कोर्ट्स के अंदर, और हमें वो 3 लड़कियां आज भी नहीं मिली। और फाइनली हमें ये बताया गया कि इनको कहीं पर किसी ऐसे हैजर्डस लेबर में डाल के तो वहां पर शायद मार दिया गया या वो मर गई हैं, वो जिंदा ही नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो जरूर अपने पेरेंट्स से किसी ना किसी तरह वो राब्ता करती, जिस तरह के उनमें से एक बच्ची ने अपनी बड़ी बहन से राब्ता किया कि मैं चाइना में हूँ और यहाँ पर मैं, शादी है मेरी, हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं और ये सारी चीजें। तो इसके लिए बट एक तो एक मिनट, हमें गुलाम फातिमा साहिबा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करके सिर्फ एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जिस केस की आप बात कर रही हैं उसमें जब वो खातून ये कह रही है कि जी मेरी शादी हो गई है और मेरे 2 बच्चे हैं वहां पे, जबकि इन रियलिटी वो वहां पे सेक्स वर्क कर रही है और ट्रैफिक की गई है, तो आपको लगता है कि ये एक एडेड प्रेशर होता है और प्रॉब्ली शायद आप लोगों ने केस किया था इस वजह से उसे मजबूर किया गया होगा कि वो कांटेक्ट करे और ये बात करे ताकि आप लोग केस विड्रॉ कर लें? नहीं, ऐसा नहीं था। हम उसके, चूंकि ये बहुत ही डिटेल्ड केस है, हमने इसको बड़ा थॉरोली जाके और पूरी कोशिश के साथ हमने जानने की कोशिश की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि 2 बच्चे पैदा करवाना इसलिए जरूरी है कि वो फिर वापस अगर आके अपनी फैमिली में आएगी तो वो तो सारा कुछ डिस्क्लोज कर देगी ना, तो बच्चों की वजह से वो बाउंड हो जाती है। ये भी एक हमारे देखने में चीज आई कि ये उनकी जरूरत होती है उसको अपने पास रिटेन रखने के लिए। अगर उसके बच्चे होंगे तो वो फिर उसको उस जगह से वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी कि फिर मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए जाएं। और बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता होता है कि हमारी बच्ची की जबरदस्ती, ये भट्टा वर्कर्स में हमने इस बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं कि वहां से उनकी बच्चियों को, लड़के को कहते हैं कि अच्छा देखो तुम तुम्हारी कितनी खूबसूरत लड़की से शादी करेंगे और उसके लिए तुम्हें जो है ना पैसे की जरूरत है, क्योंकि कोई ब्रिकलेन वर्कर, ईंट बनाने वाला वर्कर आम किसी मंडी से नहीं मिलता। इसकी शॉर्टेज रहती है और इसकी तलाश रहती है, और इनको इसी तरह तरीके से जो वो रिटेन रखते हैं अपने पास जबरी तौर पर काम करवाने के लिए। और लड़की के वालिद से कहा कि तुम्हारे इतने पैसे हैं, हमें दे के चले जाओ, अगर पैसे नहीं दोगे तो ये जो है ना तुम्हारी जगह पे पेशगी भरेगा। ये लड़का, लड़के को भी 4 लाख रुपए पेशगी दे दी, वहां से वो 4 लाख रुपए दिलवा के उसके पेरेंट्स से पेशगी वसूल कर ली और उसके एवज उनकी बेटी की जबरदस्ती शादी करके और फिर उनको कहीं पर गल्फ में भेज दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी भूल जाओ, आपने तो पैसे लिए हैं, आपका काम खत्म हो गया, आप आजाद हो गए हैं हमारी तरफ से, और आपकी बेटी जो है ना वो आपको नहीं मिलना चाहती, तो हम क्या करें। और ये जो है, ये सारे जो केसेस हैं ये हमारे 30% इस वक्त सिर्फ ब्रिकलेन इंडस्ट्री में हो रहे हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप घरों में काम करने वाली बच्चियों की बात करें, या उन बच्चों की बात करें जो कि, ट्रैफिकिंग 2 किस्म की है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है, अनफॉर्चुनेटली उसको एफआईए डील ही नहीं करती, वो उनको ट्रैफिकिंग वो समझते ही नहीं है और कंसीडर ही नहीं किया जाता, और उसके लिए कोई इस तरह की कोई इफेक्टिव लेजिस्लेशन भी मौजूद नहीं है। जो कि पंजाब से सिंध, सिंध से केपी और केपी से डेरा इस्माइल खान, और इस तरह करके वर्कर्स को, लड़कियों को वो ले जाते हैं और इन एरियाज में जहां पर किसी की कोई एक्सेस नहीं होती, वहां जाकर कुछ अर्सा रखने के बाद फिर उनको, उनकी जो है ना वो एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग भी होती है और उनके ऑर्गन जो है ना उनको भी फरोख्त किया जाता है। आई थिंक, थैंक यू सो मच गुलाम फातिमा साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इसमें। बट वंस अगेन नाउ आई वुड लाइक कि हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन बेस्ड चीज़ों की तरफ अगर देखना शुरू करें। तो एंथनी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में सिविल सोसाइटी, खास तौर पे जो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मीडिया है, ये लोग किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं और आपका क्या रिकमेंडेशन है कि इस इशू का सोल्यूशन क्या है? एनवी साहब, आप म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को पहले।
नहीं, यहाँ जूम से अनम्यूट करें खुद को। जी जी, अब आवाज आ रही है। नंबर एक तो ये जो बॉन्डेड लेबर है ये खत्म इस तरह नहीं हो सकती। ये लोग जो हैं एक भट्टे से इनकी जान छुड़ाएं तो ये एंथनी माइग्रेट साहब आपकी करके आवाज दूसरे नहीं भट्टे आ पे रही, चले। थोड़ा सा माइक करीब कीजिए। एंथनी साहब माइक जी करीब जी प्लीज। अब आ रही है जी। हेलो हाँ जी, अब थैंक जी यू। आवाज आ रही है। एक तो ये बॉन्डेड लेबर जो है ना, भट्ठा मजदूर जो है ये खत्म नहीं हो सकते। जब इनके कोई कर्जे वगैरह अदा हो जाते हैं तो ये माइग्रेट करके किसी दूसरे भट्टे पे चले जाते हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। नंबर दो, अगर हम इनको खत्म करें तो ये इंडस्ट्री बंद हो सकती है, जिसका रियासत को लॉस है, मजदूर को लॉस है, मालिक को लॉस है, और उससे महंगाई की शरह जो है बढ़ेगी। इसलिए इनके लिए हमें करना होगा कि कानून साजी करवानी होगी, उन अदारों पे प्रेशर डालना होगा जो कानून साजी करते हैं और इनके मुहाफिज हैं। क्योंकि अदारे जो हैं कभी नहीं सोचते, मतलब भट्ठा मजदूर या दूसरे मजदूरों का अब सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, और कानून है कि जहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग काम करें किसी फैक्ट्री में, किसी भट्टे में या किसी कारखाने में, तो उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड, उनकी ग्रुप इंश्योरेंस, और तीसरा उनका जो है वो ओल्ड एज बेनिफिट होना जरूरी है। तो इसके लिए अगर हम हुकूमत के अदारों पे प्रेशर डालें या आवाज बुलंद करें कि इस तरह की कानून साजी की जाए, तो इससे इंडस्ट्री भी नहीं रुकेगी, मजदूर भी ठीक होगा, और उनको सहूलियात भी मिलती रहेंगी। और ये ऐसा तब होगा जब ये हमारे अदारे, माफिया जो माफिया है ना मजदूरों के साथ माशी तशद्दुद करता है या उनको फोर्स करता है या बाउंडेड लेबर के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो जब तक उस वक्त तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और दूसरी बात कि जो घरों में बच्चियां काम करती हैं, डोमेस्टिक वर्कर, उनके लिए भी कानून साजी करनी होगी। फैसलाबाद में नहीं बल्कि पंजाब में शुरू हुआ था कि उनकी लिस्टें बनी कि कौन कौन किस किस घर में कितने मजदूर हैं, तो कितनी जो फीमेल हैं और कितने जो मेल वर्कर हैं, कितने बच्चे हैं। तो इस पे थोड़ा बहुत काम हुआ था, लोगों ने आवाज भी बुलंद की थी। और कसूर जो है वो लेबर का नहीं है, कसूर उन अदारों का है जो उनको कानून साजी के मतलब अवेयर नहीं करते कि आपके फंडामेंटल राइट क्या हैं। अगर आप भट्टे पे काम करते हैं तो आपके ये राइट्स हैं, आप मालिक से भी डिमांड करें और हमें भी कंप्लेन करें। लेकिन उन तक ये ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मोटिवेशन जो है उन तक पहुंचती नहीं। अब मैं कल एक भट्टे पे गया तो वहां पे बंदा काम करता है, मर्द काम करता है, उसकी बीवी भी साथ काम करती है और एक बेटा भी साथ काम करता है, 3 बच्चियां हैं। और अगर कोई बीमार हो जाता है तो करीब तरीन कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है ताकि उनको फर्स्ट एड मिल सके। अगर उनमें से कोई बीमार हो जाता है तो देन वो क्या करते हैं कि वो मट्ठा मालिक मालिक से फिर पैसे उधार लेते हैं, उधार लेके कहीं दूर जाके दूसरे तीसरे गांव में जाके तो वो मेडिसिन खरीदते हैं। तो इस तरह कानून साजी तो होती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। माफिया के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम, मजबूत कदम कोई नहीं उठाता। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये इंडस्ट्री भी बचेगी कानून साजी के थ्रू, और जो मजदूर है वो भी सेफ रहेगा, और ट्रैफिकिंग भी रुकेगी, बॉन्ड लेबर भी खत्म हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया एंथनी साहब, थैंक यू सो मच। आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड आपने बताया है। बट कौशल, अगर हम एडवोकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिकॉज जाहिर है बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज के बारे में बात हुई कि लेजिस्लेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो एडवोकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ख्याल में क्या वे फॉरवर्ड है कि बॉन्डेड लेबर हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? एक तो आप म्यूट है एंड आई कैन सी यू आर इन द जिम। आई थिंक फिटनेस भी साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है इफ इट्स अ जिम। अच्छा, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि देखें, बेसिकली जो लॉ हमारा बना हुआ है 2018 का, नो डाउट ये बड़ा अच्छा लॉ बना हुआ है। जो सेपरेट लॉज बने हुए हैं, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 एंड स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018, लेकिन उस लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है क्योंकि वो लॉ बना हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। बहुत अच्छा लॉ है लेकिन वो शायद पाकिस्तान में उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो शायद लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अमेंडमेंट की जरूरत है।
जिस पे बेसिकली एक रिकमेंडेशन आ भी चुकी हैं और उसके अंदर सजा भी जो है उसका तयन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो उस पे FIR हुई हैं तकरीबन 3200 के करीब पिछले 5 सालों में, उन 3200 के करीब जो FIR हैं उसमें से आप समझे कि जो कन्विक्शन रेट है वो कन्विक्शन गवर्नमेंट ये कहती है कि कन्विक्शन जो है अगर किसी के ऊपर 5000 रुपीज फाइन भी है तो वो कन्विक्शन है। नो डाउट वो कन्विक्शन बनती है अगर लीगली उसको देखा जाए, लेकिन हम समझते हैं कि इसकी कन्विक्शन एक सीरियस कन्विक्शन होनी चाहिए और उस पर कम से कम जो है वो जो लॉ कहता है 10 ईयर्स उसकी इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए और उसके साथ साथ 1 मिलियन फाइन होना चाहिए, जो आज तक किसी को भी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। एक तो डेफिनेटली लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तब होगी कि जब आपकी जुडिशरी को सेंसिटाइजेशन होगी इसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। देखिए पुलिस का काम है FIR रजिस्टर करना, और एक फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो एक परसेप्शन है कि ट्रैफिकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ FIA का मैंडेट है, ट्रैफिकिंग अब FIA का मैंडेट नहीं है, स्मगलिंग FIA का मैंडेट है और जो ट्रैफिकिंग है वो पुलिस का मैंडेट है। मतलब अगर किसी शहरी ने FIR रजिस्टर करवानी है तो वो शहरी जो है वो पुलिस के पास जाएगा उस FIR को जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए, एंड पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर FIR अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट 2018। तो अभी तक इस जो ये एक्ट है उसके तहत कुछ सीरियस कन्विक्शन जो है वो नहीं हुई, जिसको एक तो इंश्योर करने की जरूरत है। डेफिनेटली वो तभी होगी कि जब हमारी जुडिशरी, हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारे तमाम जो इदारे हैं वो उसके ऊपर सेंसिटाइज्ड होंगे और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेंगे। दूसरा, इस पे अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक लोगों को ये नहीं पता कि ये क्राइम है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 6-7 लोग बैठे हैं और हमें अगर सुनने वाले 500 लोग इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि उन 500 में से 450 के घर के अंदर चाइल्ड लेबर हो रही होगी। ठीक है, जब उनको नहीं पता होगा कि ये क्राइम है। ठीक है, तो देयर इज अ नीड टू सेंसिटाइज द पीपल कि जो चाइल्ड लेबर है, अगर उसको आप बच्चे को आपने रखा हुआ है, अब जब ये जस्टिफिकेशन दी जाती है तो लोग ये कहते हैं कि जी बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से आया है या अपने वालिदैन की मर्जी से आया है। इसी लॉ का सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर बच्चा कहीं पे चाइल्ड लेबर के अंदर या ट्रैफिकिंग के अंदर ट्रैफिक बच्चा मौजूद है तो उस बच्चे की कॉन्सेंट मैटर नहीं करेगी। ठीक है, उसमें स्टेट पार्टी बनेगी और स्टेट जो है वो उसके खिलाफ FIR देगी और उसमें पेरेंट्स के खिलाफ भी FIR होगी। ठीक है, तो जो लोग ये But समझते हैं कि sir, जी कोई I just want to ask one thing quickly. क्या कभी स्टेट इसमें एक्चुअली में पार्टी बनी है in these देखिए, cases? मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है तो मैं जस्ट 2 मिनट में एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। वो एग्जांपल बेसिकली ये है कि जो अभी रिसेंटली रिजवाना केस हुआ, आपने देखा। ठीक है, जो एक जज के घर एक बच्ची को जो है वो जी टॉर्चर जी किया जी गया। बिल्कुल। अब दिस इज प्योरली और वर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, वो जब केस हुआ तो आई टुक दिस इनिशिएटिव कि मैं पहले दिन उस बच्ची से जाके हॉस्पिटल मिला और वी अनाउंस फ्री लीगल एड टू दैट गर्ल, और उसके साथ साथ उसको हमने कहा कि ये ट्रैफिकिंग का केस बनता है। नॉट इवन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट वाज एग्रीड टू अप्लाई प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ये क्या तुम ट्रैफिकिंग शुरू हो जाते हो हर चीज के ऊपर, ये नहीं है ट्रैफिकिंग। सो फाइनली आफ्टर, आप समझे कि तकरीबन 8 मंथ्स की एडवोकेसी के बाद, अब 2 महीने पहले FIA ने से मैंने लेटर लिखवाए, मैंने होम डिपार्टमेंट पंजाब से लेटर लिखवाए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, मैंने चीफ कमिश्नर को लेटर लिखवाए। फाइनली पहले उनको कन्विंस किया कि ये ट्रैफिकिंग कैसे है। ठीक है, पहले उनको ये समझाया और उसके बाद जाके उनसे लेटर्स लिखवाए और फाइनली जाके ये रमजान के दौरान जो हेयरिंग थी उस बच्ची की, उस हेयरिंग के अंदर मजिस्ट्रेट अप्लाइड सेक्शन 3 ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018। ठीक है, तो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। आप देखें जो फातिमा फरीरो का केस हुआ जिसके अंदर जो उसकी तो आज भी हेयरिंग थी और अनफॉर्चुनेटली लास्ट हेयरिंग में जो रानीपुर वाला केस आप बता रहे हैं, विटनेसेस ही रानीपुर वाला जो केस उसमें है, डिसएग्री कर गए और उन्होंने कहा कि हम लोग एज अ विटनेस पेश नहीं होंगे। बेसिकली जो लड़कियां जिन्होंने देखा था व्हाट हैपेंड टू फातिमा। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक तो ये इशू है और दूसरा ये है कि उसके ऊपर भी मैं आपको सिर्फ ये उस कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी पहले ट्रैफिकिंग नहीं लगाई किसी ने, लेकिन अभी रिसेंटली इससे पिछली हेयरिंग में अगर आप उसको देखें, मेरे पास वो कॉपी पड़ी हुई आपको मैं भिजवा देता हूँ कि उसके ऊपर उन्होंने सेक्शन 3 अप्लाई किया है। अब आपने खुद ही ये जो बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विटनेस जो है वो पीछे हट जाता है और वो बात नहीं करता। विटनेस क्यों पीछे हट जाता है? कि विटनेस को स्टेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। विटनेस ये समझता है कि भाई अब इसी लॉ के जो रूल्स हैं उनको अगर आप देखें 2020 के रूल्स, तो वो क्लियरली कहते हैं कि स्टेट सबसे पहले
विक्टिम प्रोटेक्शन करेगी और विटनेस प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। जबकि आज तक हमारी किसी विक्टिम की भी प्रोटेक्शन नहीं हुई और विटनेस की भी प्रोटेक्शन नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि अगर आप विक्टिम की प्रोटेक्शन करेंगे तो विक्टिम की रिहेबिलिटेशन स्टेट का काम है। जैसे रिजवाना इज वन ऑफ द मॉडल के जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब ने उसकी कस्टडी ले ली है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क, ठीक है। उन्होंने वो अब उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। हमने उसके लिए 20 मंथ्स का स्कॉलरशिप अनाउंस किया कि हम उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करेंगे। तो सिविल सोसाइटी को, सरकार को, सबको बेसिकली आगे आना पड़ेगा इन इश्यूज को, इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए, ऐसे विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए। तो बेसिकली जो विटनेस है उसको कॉन्फिडेंस देना है आपकी स्टेट ने, कि जब 1, 2, 4 केसेस में विक्टिम को, विटनेस को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि स्टेट मेरे साथ खड़ी होगी और मुझे कोई इस तरह का इश्यू नहीं होगा, तो डेफिनेटली विटनेस भी उसके सामने जाके पेश भी होगा और सारी इस तरह की जो जस्टिफिकेशन या एविडेंसेस है वो भी प्रोवाइड करेगा। तो नहीं, विक्टिम obviously it's प्रोटेक्शन एंड very विटनेस important प्रोटेक्शन कि बोथ आर द I think रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट। हाँ, आई थिंक कौसर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया कि ये स्टेट की जिम्मेदारी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम लोग इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिबेट बहुत सारी जगहों पे नहीं इस चीज को इतना एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे होते, बट थैंक यू सो मच। किरण, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, स्पेशली जब हम इसमें एक एडेड लेयर ऑफ जी गुलाम फातिमा साहब, प्लीज गो अहेड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी जी कि ये बातें सारी, ये चीजें ठीक है अपनी जगह पे, पर हमें जैसे कि मंजूर एंथनी साहब ने फरमाया कि जब तक हम एक वर्कर को उसकी लीगल इंटाइटलमेंट नहीं देंगे, स्लेवरी जो है या फोर्स्ड लेबर है, ये जो बॉन्डेड लेबर है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो उसकी लिविंग वेज के साथ जुड़ी हुई है। और अब यहाँ पर हम मिनिमम वेज ही नहीं दे रहे, वो भी आधी से कम दे रहे हैं। 2368 रुपए मिनिमम वेज है 1000 ईंट बनाने की, तो पे उनको किया जा रहा है 960 रुपए। अच्छा, तो अब अगर मिनिमम वेज उनको पूरी मिल जाए, अगर उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिल जाए, अगर इनको ईओबीआई कार्ड मिल जाए, और अगर एक वर्कर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन, जब भट्टा कोई भी रजिस्टर होता है तो वो उसके वर्कर्स की बुनियाद पे रजिस्टर होता है। अब वहां पर वर्कर्स की बुनियाद अगर हो 50, 10, 20, 40 और वर्कर वहां पे काम कर रहा हो 300, तो फिर वहां से ट्रैफिकिंग भी बहुत इजी है, क्योंकि हमें वो इजीली उसको गायब कर सकते हैं वहां से, और वो रिफ्यूज कर देते हैं फ्लैटली कि ये वर्कर कभी भी हमारे पास नहीं था। अगर वर्कर्स के पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा, अगर वर्कर की रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट के अंदर होगी और पूरी की पूरी होगी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उनको तमाम लीगल इंटाइटलमेंट दी जाएंगी, तो मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये फोर्स्ड लेबर का और बॉन्डेड लेबर का जो तस्वर है वो खत्म हो जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई नाम नेहाद सो कॉल्ड जो पेशगी भी है, डेट भी है, तो वो इजीली उसको रिटर्न करेगा, और वो जो 1000 रुपया उसको चीप लेबर के तौर पे करके एडवांस की उसमें ब्लैकमेलिंग में एडवांस के नाम पर उसको 1300 रुपए कम दिए जा रहे हैं। अगर वो 1300 रुपए उसको पे कर दिए जाए तो मैं समझती हूँ कि यहाँ से फोर्स्ड लेबर फिर खत्म हो सकती है, और जब फोर्स्ड लेबर ही नहीं होगी तो वहां पर फिर किसी किस्म की भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, किसी किस्म की कोई ट्रैफिकिंग नहीं होगी। तो हमें अवेयरनेस बहुत दिया है हमने, वर्कर्स के अंदर अवेयरनेस है, गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारी लॉबी और बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, करते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज और जो उनकी लीगल इंटाइटलमेंट्स है वो उनको दे दी जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो एक फैक्ट्री वर्कर है, उसमें अगर वहां पर 300 वर्कर हैं तो 30 वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया हुआ है। अब 300, पंजाब में 23 लाख भट्टा मजदूर है, उनमें से 8000 भट्टा मजदूरों को अगर आपने सोशल सिक्योरिटी कार्ड दे दिया है, तो बाकियों की क्या गलती है, उनको क्यों नहीं उस नेट में लिया गया? तो ये एक सबसे बड़ा जो मसला है, इसको पहले देखने की जरूरत है। और जिस तरह के एग्रीकल्चर वर्कर जो है वो अभी तक डिप्राइव्ड है, उसको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट ही नहीं करती, तो उसको भी इंडस्ट्रियल वर्कर के तौर पर ट्रीट करते हुए, और हमने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हुई हैं
और अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर इत्तेफाक ये नहीं करूंगी कि जो 2016 का बॉन्डेड उसमें चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है वो जो है बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे अभी बात हुई कि जी वो वालिदैन के ऊपर भी पर्चा करेंगे करवा, और ये 2016 के चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर ये बात डाल दी गई है, जिसको हम आज तक ये कह रहे हैं कि आप इसको यहाँ से खत्म करें, क्योंकि पेरेंट्स तो मजबूर है। वो एक बंदा उनका पेशगी लेता है, पूरी फैमिली काम करती है, और उनकी खवातीन, उनके बच्चे, 2 अडल्ट 2 बच्चे, 4 लोग मिलके 1000 ईंट बनाते हैं 10 से 12 घंटे में। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर, और सबसे बड़ा दूसरी बात यह है कि जर्मनी के अंदर मुझे इत्तेफाक हुआ कि वहां पर अब वो म्यूजियम बना दिया गया है उस भट्टे को, जहां पर वो जिस तरह के व्हील कॉट के साथ उसको मट्टी को जो है ना 200 साल पहले वो गारा बनाते थे ईंटें बनाने के लिए, लेकिन अब वहां पे मशीनें काम कर रही हैं और मशीनों से ईंटें बन रही हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे मैकेनाइज सिस्टम को जो है उसको जरूर जो है ना एस्टेब्लिश करवाने की जरूरत है, उस पे इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। एक बंदा मशीन से काम करेगा, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, उसकी बीवी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई और काम करेगा। तो ये वे फॉरवर्ड हो सकता है कि एक तो मैकेनाइज सिस्टम, ब्रिक मेकिंग सिस्टम को, और इसी तरह एग्रीकल्चर में भी इन चीजों को जदीद, आज के जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक मशीनरी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए पूरी फैमिली को प्लज करने की बजाय एक बंदा वहां पर काम करे और उसके बच्चे जो है वो स्कूल जाए, और उसकी जो खातून है घर की वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे और कोई भी काम को चूज करे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी फैमिली वहां पर बाउंड हो जाए। नंबर 3 ये कि इनके पास तो अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं है, और इनके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और निकाहनामे नहीं है। हमने बहुत कोशिश करके पंजाब के अंदर नादरा के कोलैबोरेशन से 10,000 मजदूरों को, जाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन कितना कर सकती है, उनको शनाख्ती कार्ड बनवा के दिए। तो ये मैंडेटरी हो कि हर मजदूर के पास जो है वो शनाख्ती कार्ड हो, और इस तफरीक के बगैर कि अब वो कहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आए, और अब वो 40 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो वो निकाहनामा कहाँ से ढूंढ के लाए। उसके कुछ और तरीके हो सकते हैं, लोकल वहां की वेरिफिकेशन हो, जो वहां का नाज़म हो, जो वहां का काउंसलर हो, या वहां का कोई और जो जिम्मेदार बंदा है, या लेबर डिपार्टमेंट की, हमने तो लेबर इंस्पेक्टर की वेरिफिकेशन करवा के उनके शनाख्ती कार्ड बनवाए थे। तो एक तो इनके पास शनाख्ती कार्ड का होना बड़ा जरूरी है, इनकी जितनी भी इनके सोशल डॉक्यूमेंट का नाम हम देते हैं, और इसमें हमने पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके काम किया कि इनके अंदर इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड। जब तक ये इनको नहीं मिलेगा इनकी ट्रैफिकिंग जो है नहीं रुकेगी, क्योंकि इनकी कोई शनाख्ती नहीं है, इनके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इनको जो मर्जी जहां पर जैसे मर्जी ट्रैफिक कर ले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा ख्याल हमारे साथी लाइबा जो हैं वो इस वक्त शायद उनके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो वो हमारे साथ शामिल नहीं है। तो मैं मंजूर अंसरी साहब के बाद मैं किरण अफजाल अफजाल साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो जो रिकमेंडेशंस हैं उन पे बात करें। जी किरण प्लीज। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। साथियों ने काफ़ी जामिया गुफ्तगू कर ली है, काफ़ी चीज़ों पर ऑलरेडी बात कर ली है। सो मैं कुछ चीज़ों को सिर्फ बिल्ड ऑन करना चाहूँगी। हमें ख़ास तौर पर अब ये देखना पड़ेगा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे कि सैयदा गुलाम फातिमा साहबा कह रही थी, एग्रीकल्चर, सो ब्रिकलेन का अभी हमारे पास जो है वो उसको एज एन इंडस्ट्री कंसिडर किया जाता है, बट हमें थोड़ा सा जो हमारा लेबर फोर्स है 73% जो है वो खासतौर पे इनफॉर्मल सेक्टर से लेबर आ रहा है, जो कि किसी भी सोशल प्रोटेक्शन का हिस्सा नहीं है, जिसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता, और जिसकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी अदारा मौजूद नहीं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी
उसके ऊपर काम करने के लिए जो है वो एज अ सोशल प्रोटेक्शन नेट जो है उसके अंदर उसमें उसको नहीं ला रहा। सो हमें सबसे पहले तो उसको जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। और सेकेंडली खास तौर पे क्योंकि जब हम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स की बात करते हैं तो 2018 का जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की, डिफरेंट एक्टर्स की, जो कि केस रजिस्ट्रेशन से लेके उसके रिजॉल्व तक और उसके जो है वो रिकवर करने की हद तक जो है वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, उसमें हमारे जजेस हैं, प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि जिस तरह से पहले भी अर्ज कर रहे थे एक साथी कि केस जो है वो फॉल किस में होता है। और अगर उसको कहा जाए कि क्या ये केस जो है वो टिप एक्ट के तहत आता है तो वो उस पे आर्ग्यू करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और एक लॉन्ग जर्नी ऑफ एडवोकेसी जो है वो करनी पड़ती है। एक और चीज जो मैं इस फोरम के तवसत से कहना चाहूंगी कि जब मुख्तलिफ साथियों ने काम शुरू किया होम बेस्ड वर्कर्स के लिए, जब मुख्तलिफ साथियों ने काम किया ब्रिकलेन वर्कर्स के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए, तो उस पर जो एडवोकेसी है वो सदियों की तो नहीं, साल जो जो दिहाइयां हैं हमारी, उनमें काम करने के बाद एटलीस्ट दे हैव गॉट समथिंग और उस पे कुछ ना कुछ काम हुआ है। लेकिन हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है और स्ट्रक्चर्स हैं उन पे अभी तक एडवोकेसी, हमारा डेटा ही मौजूद नहीं है। हमें ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिकलेंस के में कितने लोग रजिस्टर हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन पे काम नहीं किया जाता। और जब रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो वो लोग जो हैं वो सिक्योरिटी नेट से बाहर आ जाते हैं और उनके उनके लिए काम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है जैसे किसी किसी घोस्ट के लिए काम करना, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो ये भी देखने की जरूरत है। एंड देन इन पे इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, प्रोसिक्यूशंस बहुत ज्यादा जो है वो केसेस की सामने आए, रजिस्ट्रेशन हो, डेटा आए, मीडिया का एक रोल बनता है जो उस पे इन केसेस को हाईलाइट करने के लिए एज एन इशू। सो अब देखें कि कितने लोग हैं जो कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स को सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो स्मगलिंग समझते हैं, और वो जो हमारे घरों में काम करने वाले लोग हैं। टू माय सरप्राइज बहुत से लोगों पे जब चाइल्ड लेबर के हवाले से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और रिसर्च का काम करते हैं, सो चाइल्ड लेबर को वो अपना इशू समझते नहीं है। वो कहते हैं कि वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए जाते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो सिर्फ पॉवर्टी से डील करने के लिए, अपने फैमिली इनकम में हाथ बटाने के लिए जो है वो शामिल होते हैं। सो चाइल्ड लेबर को के लिए, और फिर मिनिमम वेज का जो इशू गुलाम फातिमा साहिबा ने हाईलाइट किया, इट इज नॉट ओनली इन ब्रिकलिन बल्कि एग्रीकल्चर लेबर भी मिनिमम वेज के जो 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 इशू है उसका शिकार है। जो मिनिमम वेज है वो उसको नहीं मिलती, और खास तौर पे जो खवातीन हैं जब वो एग्रीकल्चर लेबर के में इन्वॉल्व होती हैं, और खास तौर पे जब जो जो माइग्रेटेड लेबर होती है, उनको उस इलाके के ट्रेंड और उस सारी चीज का नहीं पता, तो जो उनको ऑफर किया जाता है वो उनके लिए माले गनीमत होता है। और उसके बाद जब वो उस जगह पर उस सीजन के लिए स्टे करते हैं तो उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनके जो है वो मुख्तलिफ। सो इस तरह से मुख्तलिफ चीजों के ऊपर देन वी नीड टू बिल्ड आई थिंक द इंटरनेशनल प्रेशर एज वेल, क्योंकि हमने यूएन ट्रैफिकिंग इन पर्संस का प्रोटोकॉल भी एक्सीड किया हुआ है। वी नीड फर्दर बाइंडिंग्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें हिस्ट्री में हमने देखा है कि जिन भी इश्यूज पर हमने इंटरनेशनल एडवोकेसी की है, इंटरनेशनल फोरम्स पर बात की है, उस पे जो है वो किसी ना किसी सूरत जो है वो प्रेशर बिल्ड करने में हम कामयाब रहे हैं। सो वी ऑल्सो नीड टू बिल्ड दिस नैरेटिव कि हमें इंटरनेशनल एडवोकेसी की भी जरूरत है, नॉट जस्ट जो है वो नेशनल लेवल पे। और उसके साथ साथ देखा जाए तो खासतौर पर हमें बॉन्डेड लेबर और जो लोग ब्रिकलेंस और होम बेस्ड वर्कर्स हैं और जो एग्रीकल्चर लेबर है, सो ओवरऑल लेबर फोर्स के लिए हमें सर्विसेज एक्सटेंड करने की जरूरत है, सो दैट दे फील सेफ
and they trust their institutions. जिस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट की पहले भी बात की गई है, वो किस तरह से आएगा जब हम इन लोगों के लिए सर्विसेज अपनी एक्सटेंड करेंगे. सो वी हैव इंस्टीट्यूशंस, बट उनकी सर्विसेज जो हैं वो एक खास तबके के लिए पाई जाती हैं. और जब इस किस्म के इश्यूज जो हैं, खासतौर पे जब एब्डक्शन के और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है वो खास तौर पे जब और जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके केसेस आते हैं, तो सर्विसेज जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं मजीद. और वो हमारे सिर्फ ओहदेदार जो हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उनकी जिम्मेदारी बन के रह जाते हैं, या फिर जो रिलीजियस लीडर्स हैं, पादरी साहबान और मुख्तलिफ फादर साहबान, उनकी जिम्मेदारी बन के रह जाते हैं. तो ये सारे अमल में स्टेक होल्डर की जो एंगेजमेंट है उनको सर जोड़कर काम करने की जरूरत है कि इस इशू के ऊपर ऑथेंटिक डेटा हमारे पास आए, रिसर्चेस को प्रमोट किया जाए. और खास तौर पे जो लॉज जिनकी कमी है, वी हैव सिंध वुमेन एग्रीकल्चरल लॉ जो 2020 में जो है वो पास हुआ, बट इट लैक्स इम्प्लीमेंटेशन. सो उसमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और दूसरे सूबे जो हैं इस लॉ से को लैक करते हैं. सो व्हेन वी डोंट हैव पॉलिसीज, वी डोंट हैव लॉज, तो वो इम्प्लीमेंटेशन मजीद जो है वो इग्नोरेंस और जो है वो उसका शिकार हो जाती है. जी, थैंक यू. थैंक यू किरण. आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर मसला यही ना, कुछ चीजों पे लेजिस्लेशन है और कुछ चीजों पे लेजिस्लेशन नहीं है, पर जिन पे लेजिस्लेशन है वहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. लास्टली फरजाद साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर हम लीगल फ्रेटर्निटी की बात करें, तो आपके ख्याल में जिन एस्पेक्ट्स में हमारे पास लेजिस्लेशन है, उनमें भी लीगल फ्रेटर्निटी अपना क्या किरदार अदा कर सकती है, या वे फॉरवर्ड क्या है, क्या रिकमेंड करेंगे आप इस इशू से रिलेटेड? कि एज अ फ्रेटर्निटी आप लोग कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं लॉज बेहतर बनाने के लिए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए? जी, थैंक यू. बीइंग अ लॉयर, मैं ये बताना पसंद करूंगा कि हमारे जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन होती है, क्रिमिनल केसेस में जो कन्विक्शन रेट है, दैट इज नेग्लिजिबल, लेस देन 5%. और इन केस ऑफ जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जो केसेस होते हैं या सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होते हैं, उनमें जो कन्विक्शन रेट है वो लेस देन 1%. And in most of the cases, in sexual exploitation cases, sexual abuse cases, parties retract from their statements, or they compromise with the accused person. So case जो है वो properly जो है वो proceed नहीं होता. तो एक तो हमें जो है जो विक्टिम है या सर्वाइवर ऑफ एब्यूज है, सर्वाइवर ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफेंस है, उसको हमें जो है ये कॉन्फिडेंस देना है कि यू हैव टू परस्यू योर केस, और उसको जो है वो फुल प्रोटेक्शन देनी. हमारा जो टिप एक्ट है वो भी कहता है कि जो सर्वाइवर है या विक्टिम है उसको जो है वो स्टेट फुल प्रोटेक्शन देगी, और उसको जो है कंपनसेशन भी देनी है इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर. तो हमें जो है इस इशू के ऊपर काम करना है कि जो है वो पार्टीज जो है वो केस को पूरा जो है अपना परसू करें, क्योंकि जब सर्वाइवर अपनी स्टेटमेंट से डिजाइल कर जाएगा तो एक्यूज को आसानी के साथ बेल मिल जाएगी, और वो आगे केस जो है वो परसू नहीं हो सकता. दूसरा, इन जो ट्रैफिकिंग के केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, इसमें हाई जो बड़े जागीरदार लोग हैं या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनका, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं. जो हमारे इधर रूरल एरियाज में यहाँ पे बहुत ज्यादा जागीरदाराना निज़ाम है, वो जो है ट्रैफिकिंग करते हैं. तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो है वो उसमें से केस में से जो है वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसको अब्यूजर को सजा नहीं मिलती, और माशरे में जो है वो डेटरेंस क्रिएट नहीं होती. और एक और चीज मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा
कि हमारा जो टिप एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018, और इसके रूल्स बने हैं 2020 में। तो इस अभी ऑल्दो कि ये अभी लॉ नया है, इसको 4-5 साल हुए हैं आए हुए, लेकिन मैंने एक भी एपेक्स कोर्ट की जजमेंट जो है वो नहीं देखी जिसमें उन्होंने इस लॉ का जो है वो रेफरेंस लिया हो, इस टिप एक्ट का रेफरेंस लिया हो। कि जब आप एपेक्स कोर्ट की अगर आप प्रेसिडेंट्स देखें तो उनमें वो बताते हैं कि हमने इस लॉ के तहत जो है ये जजमेंट लिखी है। तो मैंने जो है, क्योंकि मैं इस पे एक पॉलिसी ब्रीफ भी निकाला था जो मैंने आगे इनको दिखाया भी है, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ये मेरा पॉलिसी ब्रीफ है। तो ये मैंने रिसर्च की कि इस पे कोर्ट्स के जो है कितनी जजमेंट थी टिप एक्ट के ऊपर, मुझे एक जजमेंट भी नहीं मिली इसके ऊपर। तो हमें जो है वो जुडिशरी की, जिसमें जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, लॉयर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें पुलिस, एफआईए और दूसरे जो रेलेवेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है कि जो ही कोई टिप का केस आए, आपने फौरन जो है वो टिप का जो है वो सेक्शन लगाना है उसके ऊपर, ना कि दूसरे पीपीसी के सेक्शन लगाने हैं। और इसमें एक और चीज ये है कि बहुत सारे लॉज जो हैं, पीपीसी के लॉज या बॉन्डेड लेबर के ऊपर सेपरेट लॉज हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर सेपरेट लॉज हैं, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर सेपरेट लॉज हैं, इलीगल रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स के ऊपर सेपरेट लॉज हैं। तो वो लॉज ओवरलैप करते हैं ट्रैफिकिंग का जो लॉ है इसके ऊपर। तो इस वजह से पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है या कि वो उस वक्त ये जज करें कि हमने जो है टिप एक्ट इधर लगाना है, क्योंकि जो अबडक्शन के ऊपर, अबडक्शन या किडनैपिंग है और उसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो पीपीसी के सेक्शन लगाएंगे। और एक और चीज जिसमें यह है कि क्योंकि कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन होती है, तो हमारा जो लॉ है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो ऑल्दो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्सन एज अ प्रोस्टिट्यूट उसको प्रोहिबिट करता है, लेकिन वो जो प्रोस्टिट्यूशन का विक्टिम होता है उसको जो है क्रिमिनल एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं करता, तो पुलिस उसको भी जो है वो होता है। तो इसको जो है वो अमेंड करने की जरूरत है कि जो प्रोस्टिट्यूशन के विक्टिम हैं उनको जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से जो है इस्तिस्ना हासिल है, क्योंकि उनको तो जो है वो एक्सप्लॉइट करके जो है इस प्रोफेशन में लाया गया होता है। जैसे इन्होंने बताया है कि मसाज सेंटर्स में या दूसरे ब्यूटी सैलून्स जो में। जगह हैं, ब्यूटी सैलून में, वहां पे जितनी खवातीन होती हैं जो उधर लाई जाती हैं, वो ट्रैफिक करके लाई जाती हैं। तो वो तो एक्चुअली जो है दे आर विक्टिम, दे आर नॉट ऑफेंडर्स। तो नॉर्मली जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो वो उसमें उनको भी जो है वो विक्टिम डिक्लेयर करती है, सॉरी उनको ऑफेंडर डिक्लेयर करती है। तो ये एक एग्जैक्टली। थी मेरी। उसके बाद बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, पॉलिसी लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल रिकमेंडेशंस हैं, और हमारे जो लॉज हैं बॉन्डेड लेबर और टिप एक्ट, इसके तहत जो है ना डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज जो है वो बनाई गई हैं, और टिप कमेटीज अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं जो कि नेशनल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। इनका मकसद क्या है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत जो है ट्रैफिकिंग के केसेस के ऊपर जो है वो काबू पाए, और जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनको फुल शेल्टर और लीगल और जो है दूसरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन ये कमेटीज जो हैं ये अभी इतनी ज्यादा फाल नहीं है, तो इनको जो है वो फाल करने की जरूरत है, जिसमें हमारे जो फॉरेन डोनर्स हैं, यूएन ओडीसी है और आईओएम है, ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं जिसमें एफआईए की, जुडिशरी की, पुलिस की, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स की, जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन्होंने, मैं देख रहा था कि लास्ट इन्होंने जो ट्रेनिंग करवाई है वो आई थिंक 55 कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करवाई है UNODC ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ FIA। लेकिन जो पिछले 3 सालों में मेरे पास जो डेटा है 2019 से 2021 का, इसमें सिर्फ 3 केसेस थे जिसमें जो है वो चाइल्ड स्मगलिंग के विक्टिम जो हैं वो उन्होंने जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए। अभी आप देखें जो So I think लास्ट ईयर Vajad sab, इंसिडेंट हुआ था the point you are trying to कोर्ट। make is eventually is this, जो कि हम इससे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं all of us, कि एक जगह तो legislations बहुत ज्यादा हैं जो एक दूसरे के साथ overlap कर रही हैं, but in a lot of cases वो legislations नहीं भी हैं. So it's not just about the legislations, but the point is कि वो legislations भी हो, उसके साथ साथ advocacy भी हो, उसके साथ government भी step in करे, state भी step in करे, witness protection भी हो, विक्टिम प्रोटेक्शन भी हो, लॉज में अमेंडमेंट भी हो, पॉवर्टी के जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाए. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक कि जब इसमें आप एक कंपैरेटिवली स्मॉलर रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक रख रहे हैं एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैं खुद भी गुलाम फातिमा साहिबा की तरह माइनॉरिटी का वर्ड यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ यूजुअली. सो अगर आप जिस भी रिलीजियस ग्रुप से हों या आप एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हों, तो उसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिकिंग हैं, ये जो इश्यूज ऑफ ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग है, वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाते हैं. आप सबने हमारा सेशन सुना, उसमें पार्टिसिपेट किया. एंथनी साहब, किरण साहिबा, वजाद साहब, गुलाम फातिमा साहिबा, कौसर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच. आई थिंक कि ये इसको हम एक सेशन का कंक्लूजन नहीं, एक सेशन की बिगनिंग मैं कहना पसंद करूंगी, बिकॉज ये अभी भी इतना वास्ट टॉपिक है कि जिस पे हम मल्टीपल सीरीज ऑफ सेशंस कर सकते हैं. और जितना इंफॉर्मेशन और डेटा आपने शेयर किया, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर हम लोग माइनॉरिटी कंसर्न के साथ मिलकर बहुत छोटे छोटे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर पाएँ जिन्हें हम टाइम टू टाइम ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे शेयर करें बल्कि स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज ये ज़्यादातर वल्नरेबल कम्युनिटीज़ टिकटॉक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर. तो ये एक कैंपेन की सूरत इख्तियार कर सकते हैं जिसमें हम इन सारे इशूज़ को हाईलाइट करने के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स को भी के सोल्यूशन को हाईलाइट कर सकें और एडवोकेसी अपनी बेहतर कर सके. I would once again like to thank all of you and especially minority concern जिन्होंने इस पूरे पैनल को ऑर्गेनाइज किया. बाकी जितने लोगों ने हमें सुना, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें आपके जो भी सवाल हैं वो बताएं ताकि हम अपने नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड कर सकें. ओवर टू यू आफ्ताब साहब. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच लाइबा. हमारे पास एक रिकॉर्डिंग मौजूद है जो कल मंजूर एंथनी साहब ने एक भट्टा मजदूर फैमिली की रिकॉर्डिंग की, उनका इंटरव्यू छोटा सा किया. हम वो आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उन विक्टिम्स की जो सफर कर रहे हैं. ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਲਾਮ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? शरीफ मसीह मेरा नाम है, वल्द रफीक मसीह. अच्छा, ते तुसी शादीशुदा जी? जी शादीशुदा. अच्छा, शादीशुदा 4 बच्चे ने मेरे. अच्छा 3 बेटियां 1 बेटा. हाँ हाँ. स्कूल ते पढ़ते ये ਤੁਹਾਡੀ बीवी ने? है मेरी बीवी. अच्छा, ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ करते जी ने? मशक्कत कर रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. ते ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ?
ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ 18 ਬੇਟੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ 7ਵੀਂ 'ਚ ਹੂੰ ਇੱਕ 5ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ? 4 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? 6 ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ 6 ਜੀ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ 6 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਲੋਵਾਲ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਸ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੱਠੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਹੂੰ, ਸੀ ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਕੱਟੀ ਗਏ ਹੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਵੇਰ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਭੱਠੇ ਤੇ, ਇਸ ਭੱਠੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ? ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ? ਭੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਆਸਾਨ ਸਕਦੇ? ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਰਤਾਓ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਰਹੀਏ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ 8 ਦਿਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 200-400 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਜੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ 올ਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਤੂਨ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ 200-400 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਟਵਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰੋ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਬਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो हमारे साथ कल रिकॉर्ड की और फिर उसके बाद हमारे साथ शेयर की आज के प्रोग्राम के लिए।
हमारे पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, हम सिर्फ अ, वो एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं वो नहीं हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि एक मज़दूर का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमने शेयर किया आज के प्रोग्राम में। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और आखिर में आप चाह रहे थे कुछ कहना, तो अगर मुख्तसर आप जल्दी से अपनी बात कर लें तो फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। जी मंजूर। जी आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच। मैं अपनी कम्युनिटी बल्कि तमाम मुखय्यर हज़रात जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे साथ फैसलाबाद में एक सान्या हो गया कि लोग पुराने बैठे हुए थे तकरीबन 60-65 साल से, तो आबादकार भी थे उस जगह के। वो एक सियासतदान जिम्मेदार की जगह थी, आजकल वो राजा रियाज हैं, पहले उनके बड़े थे। तो उन्होंने, उनकी विरासती जमीन थी, तो उन्होंने पैसे की अदालत में मुकदमा किया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए कि इन लोगों को उठा के बाहर फेंको या पैसे दें। तो अब घर वहां पे बहुत कीमती बन चुके हैं, उन लोगों ने तकरीबन 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, तो उनकी बसात से बाहर रह के वो पैसे दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक मैंने ट्रेनिंग की थी अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि किसी भी सामने से ठेकेदार को उसकी रोकथाम। तो मैं अपनी कम्युनिटी से अपील करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि खून खराबा हो, ये सानिया जड़ावाला बने या गुजरा टोबा बने, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी पूरी कम्युनिटी से अपील करें, हम मुखय्यर हजरात से कुछ पैसे इकट्ठे करें, फंड इकट्ठा करें, ताकि हम उनके पैसे भर के उनको उनके घर दिलवा सके। थैंक यू सो मच। और अकाउंट नंबर है 1536-188-96-100-2134। ये एमसीबी बैंक का अकाउंट है। तो नाम है बिशप इंद्रियास रहमत साहब, ये फैसलाबाद डायसिस के बिशप हैं, इंद्रियास रहमत। तो काइंडली अपने फंड जो हैं जितने भी हो सकें, बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क जितने भी मसीही मुखय्यर हजरात हैं, वो अपने फंड इस अकाउंट में जमा करवा कर रसीद हमें व्हाट्सएप कर दें, ताकि हमें उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। थैंक यू सो मच आफ्ताब साहब और दूसरे लोग जितने भी सुन रहे हैं। थैंक यू मंजूर साहब। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के प्रोग्राम की तवज्जुह से उस फैमिली का जिन्होंने अपनी रोदाद हमारे साथ शेयर की, और मंजूर साहब का जिन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब सैयद कौसर अब्बास साहब का, किरण अफजाल एडवोकेट साहिबा का, वजाहत अली एडवोकेट साहब का, और मोहतरमा सैयदा गुलाम फातिमा साहिबा का, कि जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और उनकी गुफ्तगू पर्सनली मेरे लिए बहुत लर्निंग थी। मैं बहुत एजुकेट हुआ हूँ और बहुत से लोग बहुत सी नई मालूमात उनको मिली होंगी। यकीनन हम कोशिश करेंगे कि सब मिलकर एक बेहतर मुआशरा तख्लीक करें जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तस्वर भी ना हो। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज अपने नाजरीन का जो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, और ख़ास तौर पे मुझे शुक्रिया अदा करना है अपनी साथी लाइबा ज़ैनब साहिबा का, जिन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई खूबसूरती से चलाया। हम कोशिश करेंगे कि आज की प्रोग्राम की जो रिकमेंडेशंस हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया में भी, और जो रिकमेंडेशंस हैं वो इंटरनेशनल और लोकल जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनके साथ शेयर करें, और उसका हम फॉलो अप भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ भी राब्ते में रहें। इसके साथ ही हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी भर दे। खुदावंद आप सबका हामी नासर।